आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस अड्डा में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, काफ़ी लंबे अंतराल के बाद हम लोग मिल रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, सारी कमियों को हम धीरे धीरे करके कवर कर देंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस अड्डा फॉर यू में। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम क्लास 10th के टेस्ट सीरीज़ 2 पर डिस्कस करने वाले हैं और क्लास 10th की दूसरी सीरीज क्लास 10th के सभी स्टूडेंट के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ उन सभी स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस सीरीज को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चंस को लेना स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले कि क्वेश्चन का सिलसिला स्टार्ट किया जाए, आप सभी क्या करें, वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों में बांट दीजिए। और जो फ्रेंड्स, जो भाई हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। एक उत्तल दर्पण एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इजी है। देखिए, आपको बताया गया है कि R इक्वल टू क्या होता है, 2f होता है। R इक्वल टू क्या होता है, 2f होता है। आपको क्या दिया गया, फोकस दूरी दी गई है ना, f की वैल्यू कितनी दी गई है, f की वैल्यू कितनी दी गई है बताइए, 12 सेंटीमीटर है ना। फोकस दूरी कितना है, 12 सेंटीमीटर। अगर फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर होगी तो R बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू एफ की वैल्यू 12 रख दीजिए। सो R इक्वल टू कितना होगा, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, पहले का फर्स्ट क्वेश्चन था ये। ठीक है, सो सभी फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट आज टेस्ट दिए हैं उनके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन को देखते टिक करते चलिए कि आपके रिस्पांस क्या हैं, आपके रिजल्ट क्या हैं। ठीक है ना, और बाकी जो ऑफिशियल रिजल्ट है वो मैं पोस्ट कर दूंगा 1-2 दिन में। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है। एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, 2 डायोप्टर है। इसकी फोकस दूरी होगी, इसकी फोकस दूरी होगी। आपसे इस बार फोकस दूरी के बारे में पूछा गया है और आपको दिया क्या गया है, आपको दिया गया है क्षमता दी गई है, पावर दी गई है लेंस की। ठीक है, तो याद कीजिए स्टूडेंट्स, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था वहाँ पे कि जो लेंस की क्षमता P बराबर होती है 1/f होती है, और f किस में होता है, मीटर में। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं भी सेंटीमीटर मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देना रहता है, बस इतना सा काम रहता है। ठीक है ना। तो देखिए, अब मीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना होता है, सेंटीमीटर में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। यही तो काम करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है सिंपली, और वो आंसर आ जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है इसमें। हाँ, तो जो विकल्प दिए गए हैं वो हमें किस में दिए गए हैं, सेंटीमीटर में दिए गए हैं। ठीक है, और ये किस में है, मीटर में है, तो जाहिर सी बात है हमें किस में फाइंड आउट करना होगा, सेंटीमीटर में फाइंड आउट करना होगा। क्लियर। अब देखिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको लिखा जाता है P इक्वल टू 100/f भी कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ऊपर हम 100 से डिवाइड कर दें तो जो सेंटीमीटर की वैल्यू होती है वो मीटर में कन्वर्ट हो जाती है, और P बराबर कितना हो जाएगा, तो P बराबर F हमें निकालना है यहाँ से, तो F को पक्षांतर कर लीजिए। F बराबर क्या हो जाएगा, 100/P, और P की वैल्यू क्या है यहाँ पे दी गई होगी, तो F बराबर 100/P। P की वैल्यू क्या है भाई बताओ, P की वैल्यू क्या है, 2 डायोप्टर 2 दी गई है, तो 2 से इसको कैंसिल आउट करोगे कितना आ जाएगा,
50 आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। f की वैल्यू क्या होगी, 50 सेंटीमीटर, और विकल्प इसका सी सही हो जाएगा। विकल्प इसका क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। सो इस तरीके से आपका ये पहले का दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से सॉल्व हो चुका है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट पर। फ्रेंड्स, आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे तरीके से, बिल्कुल वेल मेंटेन होके, मेरी गारंटी है मैं आपको बताता हूँ कि सारे के सारे सिलेबस कवर करवा दूंगा, है ना, कुछ भी छूटेगा नहीं, और बहुत ही अच्छे से पेपर जाने वाला है। बिल्कुल डोंट वरी होके आप लोग पढ़ते रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। पहले के विकल्प चल रहे हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन है। यदि कोई वस्तु दर्पण के सामने वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच रखी हो, क्या कह रहा है कि कोई वस्तु कहाँ रखी हो, दर्पण के सामने, है ना, दर्पण के सामने वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच रखी हो। दर्पण का नाम नहीं लिया है, सिर्फ दर्पण बताया गया है, कोई बात नहीं, है ना। कहाँ रखी है, वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच में। वक्रता केंद्र मतलब सी एंड एफ के बीच में रखी गई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है, मैं इसका आपको एक पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप सक्सेस अड्डा फॉर यू का टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें अपलोड कर दूंगा मैं, तो वहाँ से आप इस क्वेश्चन पेपर को भी ले सकते हैं, ठीक है ना, जो सक्सेस क्लासेस से आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो यहाँ से आप देखिए, बाकी क्वेश्चन आप डिटेल से पढ़ते रहेंगे, ठीक है। चलो भाई, तो यदि कोई वस्तु दर्पण के सामने वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच रखी है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पूछा जा रहा है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर होगी, इमेज फॉर्मेशन के बारे में पूछा जा रहा है। और वस्तु कहाँ रखी हुई है, सी एंड एफ के बीच में, ठीक है ना। और दर्पण कौन सा है आपका, ये नहीं बताया गया है कौन सा दर्पण है, ठीक। तो देखिए कंडीशंस अगर आपको सी और एफ के बीच की दी गई है, सेंटर और फोकस के बीच की दी गई है, तो डेफिनेटली ये दर्पण कौन सा हो जाएगा, यह दर्पण आपका अवतल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवतल। क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण में सिर्फ और सिर्फ दो कंडीशन है, एक जब वस्तु इनफाइनाइट पर हो, और दूसरी कंडीशन इनफाइनाइट एंड पोल पी के बीच में हो, ठीक है ना, और कोई तीसरी कंडीशन नहीं एग्जिस्ट करती। और इसके अतिरिक्त अगर कोई तीसरी कंडीशन आ जाती है तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ लीजिए कि वो दर्पण कौन सा होगा, अवतल होगा। इसी को कनकेव मिरर भी कहा जाता है। क्लियर है, हाँ। तो ये चीज़ें बिल्कुल आप रट लीजिए इनको, या फिर समझ लीजिए अच्छे से, है ना, कि उत्तल दर्पण में सिर्फ दो कंडीशन है, इनफाइनाइट एंड पी के बीच में, और अवतल दर्पण में 6 कंडीशन होती हैं, तो उनमें से ये आपकी चौथी कंडीशन है सी और एफ के बीच में, ठीक। और इसके लिए मैंने आपको बता रखा है, देखिए अगर इस तरीके से हम इसका फिगर ड्रॉ करें, ठीक, मैं समझाने के तौर पे बता रहा हूँ, बाकी जो स्टूडेंट हैं क्लास 10th वाले, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये चीज़ रटी हुई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो मान लेते कि यहाँ पे क्या है, सेंटर है, और यहाँ पे क्या है, फोकस, और वस्तु कहाँ है, सेंटर और फोकस के बीच में, ठीक। और इधर क्या होगा, अनंत, ये आपका मुख्य अक्ष, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा। बताओ भाई, क्लियर है इतना, हाँ। तो पहली कंडीशन क्या करते हैं, पहली कंडीशन में हम समांतर लाइन डालते हैं, किसके, मुख्य अक्ष के समांतर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और वो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होती हुई जाती है, ठीक है ना, कहाँ से होती हुई जाती है, फोकस से। अब दूसरी कंडीशन क्या करेंगे, अब इसी को हम पोल पे डाल देंगे, है ना, और पोल पे पड़ने के बाद ये जिस एंगल से आई होगी उसी एंगल से मुड़ जाएगी और जाके यहाँ पे कहीं पे मिलेगी, ठीक। इसको आप फोकस पर भी डाल सकते थे, दूसरी कंडीशन ये भी बन सकती थी, घबराना नहीं है बच्चों। तो क्या होगा, यहाँ पर एक इमेज फॉर्मेशन होगी जो कि सी एंड इनफाइनाइट के बीच में होगी। कहाँ पे, सी और इनफाइनाइट के बीच में। इस तरीके देखो भाई, ये सी है, ये इनफाइनाइट है, इमेज फॉर्मेशन इन्हीं के बीच में तो हो रही है, इसके और इसके, भाई ये पॉइंट है और ये इनफाइनाइट, तो इन्हीं दोनों के बीच में तो इमेज बन रही है। यहाँ पर इसको V से रिप्रेजेंट करेंगे, और इस तरीके से आपका ये ऑप्शन सी जो है,
सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि सी एवं अनंत के बीच में, सी एवं अनंत के बीच में, ठीक है ना। हाँ चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलो समझ लो, एक कंडीशन और, आप इस पे भी लाइट डाल सकते थे, अगर इस पे ना डालें आप, अगर इस पर हम ना डालते लाइट तो भी कोई बात नहीं थी, है ना। आप इस पे फोकस पे लाइट डाल दो, फोकस पे आप प्रकाश डालोगे तो ये कहीं दर्पण पे परावर्तन के पश्चात कहाँ से होते हुआ जाएगा, ये आपको इनफाइनाइट से होता हुआ जाता प्रतीत होगा। कहाँ से? इनफाइनाइट से, ठीक है। हाँ तो जब ये इनफाइनाइट को जाता हुआ प्रतीत होगा तो इस तरीके से एक सीधी रेखा नीचे आपको मिलेगी, है ना, और ये दोनों किरणें जो हैं एक दूसरे से कहीं इस पॉइंट पर जाके मिल जाएंगे, ठीक है। और ये फिर से इमेज फॉर्मेशन जो है वो सी और इनफाइनाइट के बीच में ही होगा, ठीक। तो इस तरीके से दूसरी कंडीशन भी आप लोग देख सकते हैं, दूसरी कंडीशन को भी ध्यान में रख सकते हैं कि अगर आप पोल पे ना डालें लाइट तो पोल के अतिरिक्त अगर आप फोकस से होकर गुजारते हैं तो वो कहाँ को जाएगी, इनफाइनाइट को जाएगी, और इनफाइनाइट से जाने वाली एक ये किरण और फोकस से होकर आती हुई ये किरण दोनों एक दूसरे से इस पॉइंट पर मिल जाएंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगे और वहीं पर क्या होगा, इमेज बन जाएगा, प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। क्लियर है? हाँ चलिए एक बार फिर से स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। चलिए बताइए समझ में आ रहा है? वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं वो लास्ट तक रुके रहें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का 4, ठीक है ना। 1 का 4th क्वेश्चन है, कह रहा है मानव नेत्र का में स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। चौथा है मानव नेत्र में स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, ठीक। ऑप्शन ए दे रखा है रेटिना पर, ऑप्शन बी दे रखा है पीत बिंदु पर, ऑप्शन सी दे रखा है अंध बिंदु पर, ऑप्शन डी दे रखा है रेटिना एवं पीत बिंदु, ठीक है। पीत बिंदु को हम येलो स्पॉट और अंध बिंदु को ब्लाइंड स्पॉट के नाम से जानते हैं। तो मानव नेत्र में जब प्रतिबिंब बनने की बात आएगी, इमेज फॉर्मेशन की जब बात आएगी, तब आप कहेंगे रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर, ठीक है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पे बनता है। लेकिन जब आपसे पूछेगा कि स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनता है, स्पष्ट ज़्यादा क्लेरिफाई इमेज कहाँ बनती है, तब आप बताएंगे कि वह येलो स्पॉट या इसी को कहा जाता है पीत बिंदु पर बनता है, ठीक है ना। कहाँ बनेगा? येलो स्पॉट या फिर पीत बिंदु पर। कब? जब आपसे पूछा जाएगा स्पष्ट प्रतिबिंब। और यदि आपसे स्पष्ट नहीं पूछा जाता है, सिर्फ प्रतिबिंब के बारे में पूछा जाता है, तो उस कंडीशन में आप बताएंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर, ठीक है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और क्वेश्चन को देखते हुए सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो भाई चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, वेरी गुड। तो वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट आप लोग करते रहिए। आप लोगों के कमेंट समझ लीजिए हमारे लिए उत्साहवर्धन का कार्य करते हैं और हम लोग भी उत्साहित रहते हैं, तो इसीलिए आप लोग रेगुलर कमेंट करते रहिए, हमसे जुड़े रहिए अंत तक, निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी। चलो भाई अगला क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन है, 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी? 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी? क्वेश्चन दिया है दूसरा, 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी? देखो भाई दिया क्या है हमें, 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी, मतलब ये f की वैल्यू दी गई है, और पूछा क्या जा रहा है? क्षमता, मतलब हमसे पावर पूछा जा रहा है।
क्या पूछा जा रहा है? पावर। तो P इक्वल टू क्या होता है? P इक्वल टू क्या होता है? आपको बताया मैंने, P इक्वल टू होता है 1/f, वेयर F किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? मीटर में, ठीक है। F आपको दिया किस में है? सेंटीमीटर में दिया गया है ना? किस में दिया गया है? सेंटीमीटर में दिया गया है, कोई बात नहीं, ठीक। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100/f, और F की वैल्यू किस में है? सेंटीमीटर में। 100 से 100 कैंसिल, क्या आ जाएगा? 1 डायोप्टर। क्या आ जाएगा? 1 डायोप्टर आंसर आ जाएगा, और ये वैल्यू प्लस में रहेगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक। जब भी आपको ये निकालना हो फोकस दूरी या फिर पावर कैलकुलेट करनी हो, तो यहाँ मीटर सेंटीमीटर के कन्वर्जन में आपको दिक्कत होगी, इसीलिए आप सीधा फॉर्मूला लिखेंगे P इक्वल टू 100/f, P इक्वल टू 100/f, और यहाँ से रख के कैलकुलेट कर देंगे, आपको सीधा सीधा बहुत ही सरल भाषा में आंसर मिल जाएगा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, और टेस्ट में भी 2 नंबर का दिया गया था। अगर आपने सोल्यूशन इसका दिया होगा तो ज़रूर नंबर पाएंगे। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? इसका निवारण किस प्रकार किया जाता है? ठीक है, निकट दृष्टि दोष, जिन भाइयों ने, जिन दोस्तों ने मेरी मानव नेत्र से संबंधित वीडियो नहीं देखी है, वो जाके लेक्चर नंबर 7 है क्लास 10th की सीरीज़ में, प्लेलिस्ट को खोलें, वहाँ क्लास 10th लें और उसमें मानव नेत्र ढूंढें। मानव नेत्र से उठा के आप सॉल्व कर लीजिए सारे क्वेश्चन को, बहुत ही आसानी से हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ, निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं। तो निकट दृष्टि दोष मानव नेत्र में पाया जाने वाला एक ऐसा दोष है कि जिसमें वस्तु को नज़दीक की चीज़ें तो दिखाई देती हैं, लेकिन एक निश्चित दूरी के बाद की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, इसलिए इस दोष को क्या नाम दिया गया है? निकट दृष्टि दोष, ठीक है ना। क्या नाम दिया गया है? निकट दृष्टि दोष। इस दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो प्रतिबिंब रेटिना पे बनना होता है, वो प्रतिबिंब रेटिना पे ना बनकर रेटिना के और पहले बन जाता है, रेटिना की ओर पहले बन जाता है। अगर हम ये रफली फिगर एक ड्रा करें मानव नेत्र का, ठीक है ना, और यहाँ पे होगा आपका लेंस, ठीक। मैं बहुत ही रफली फिगर बना रहा हूँ क्योंकि मुझे रेटिना से मतलब है और किसी से नहीं। तो यहाँ पर रेटिना होगा, तो होता क्या है कि जो मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, मतलब प्रकाश की जो 2 किरणें जाती हैं और जाने के बाद वो जो यहाँ पर मिलना होता है रेटिना पर, वो रेटिना पे ना मिलके रेटिना के पहले किसी पॉइंट पर यहाँ पे मिलेंगी, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? स्पष्ट बनेगा, क्लियर बनेगा, बिल्कुल साफ बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, और ये किरणें क्या होती हैं, यहाँ ना मिलकर एक दूसरे से कहीं पहले ही किसी पॉइंट पर मिल जाती हैं, जैसे इस पॉइंट पर मिल गई, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हिस्सा है मानव नेत्र में? इस हिस्से को, अंदर वाले भाग को हम नाम देते हैं रेटिना, और यह प्रतिबिंब, यह इमेज रेटिना पे ना बनकर रेटिना के पहले किसी बिंदु पे बन जाती है, तो इस प्रकार के दोष को क्या कहा जाता है? निकट दृष्टि दोष। क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। क्या नाम दिया जाता है? निकट दृष्टि दोष, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि प्रतिबिंब पहले बन जाता है, तो जब पहले बन जाता है तो चीज़ें भी एक निश्चित दूरी तक दिखाई देती हैं, इसके बाद की कोई भी वस्तु आपको नहीं दिखाई देगी, ठीक है। इसके निवारण के लिए क्या किया जाता है? यहाँ पर एक अवतल लेंस लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? अवतल लेंस। तो अवतल लेंस कैसा लेंस होता है? किरणों को अभिसारित करता है। क्या करता है? अपसारित करता है, फैला देता है ना। तो जब किरणें जो सीधी आ रही वो इस तरह अब ना जाके क्या होंगी, हल्का सा यूं बेंड होकर जाएंगी, यहाँ से और यहाँ से, ठीक। अब ये किरणें जाने के बाद में बेंड तो करेंगी, लेकिन ये जाके यहाँ पे मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी? रेटिना पर, इस पॉइंट पर मिलेंगी, ठीक है ना। तो ये जब हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, किसका? अवतल लेंस का, तो दोषयुक्त नेत्र जो होता है वो सही हो जाता है, ठीक। तो इस तरीके से निकट दृष्टि दोष का कब होता है, क्यों होता है? जब प्रतिबिंब रेटिना पे ना बनकर रेटिना के पहले बन जाता है, और स्थितियां क्या होती हैं कि आपको निकट की चीज़ें दिखाई देंगी, लेकिन उसके एक निश्चित दूरी के बाद की चीज़ें नहीं दिखाई देंगी, ठीक। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पहले बन जाता है। निवारण कैसे होगा? अवतल लेंस द्वारा, अवतल लेंस द्वारा, ठीक है। चलो भाई, समझ में आ गया? हाँ, समझ में आ गया हो तो आप लोग फटाफट कमेंट करते रहिए, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचिए। उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का
किरण आरेख खींचिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि उत्तल दर्पण द्वारा कितने प्रतिबिंब बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 प्रतिबिंब बनते हैं। तो टाइम को ध्यान में रखते हुए मैं ये दोनों प्रतिबिंब का किरण आरेख नहीं खींच रहा हूँ, वो आप हमारी प्रीवियस वीडियो में जाके देख लीजिए, जहाँ गोलीय दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब है ना, यूनिट का नाम है, चैप्टर का नाम है, उसको देखकर आप वीडियो में समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। वहाँ आपको 8 के 8 केस मिल जाएंगे, 6 केस आपको मिलेंगे अवतल दर्पण के और 2 केस आपको मिल जाएंगे उत्तल दर्पण के। तो वहाँ से आपको टोटल 8 केस मिल जाएंगे और उससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। क्लियर है? हाँ, तो इतनी चीज़ें आप समझ लीजिए और अच्छे से इनको प्रिपेयर कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु की स्थिति और आकार बताइए। ठीक है ना? हाँ, स्थिति और आकार बताइए। कहने का मतलब ये बात कर रहा है प्रतिबिंब की। किसकी? प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब की स्थिति और आकार क्या होगा, इस बात पे चर्चा की जा रही है। तो लेते हैं क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। हाँ, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं आकार क्या होगा। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है स्थिति और आकार क्या होगा। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने के लिए आप जो फार्मूला यूज करते हैं 1/f = 1/v - 1/u, ये बहुत ही बेसिक फार्मूला है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ दम नहीं है। लेकिन एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और एरर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उस टाइम आप इस प्लस और माइनस में कंफ्यूज हो जाते हैं ना, क्योंकि अवतल दर्पण में ये चीज़ें प्लस में होती हैं और लेंस में ये चीज़ें क्या होती हैं, माइनस में होती हैं। ठीक, तो इसको समझना है। तो फोकस दूरी क्या दी गई है हमें, फोकस दूरी f की वैल्यू क्या दी गई है, 15 सेंटीमीटर हमें फोकस दूरी दे दी गई है। और वस्तु कहाँ रखी है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु। तो वस्तु कितनी दूरी पे है, 20 सेंटीमीटर पे, और वस्तु को हम क्या लेते हैं, u लेते हैं। क्या लेते हैं, u। ठीक है, तो मेरे डियर स्टूडेंट, जो आप हमसे पढ़ चुके हैं पहले, उसमें मैंने आपको बताया है कि u की स्थिति सदैव क्या होती है, कमेंट करके बताइए। u की स्थिति सदैव क्या होती है, निगेटिव होती है। क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक, और क्योंकि ये उत्तल लेंस है, चिन्ह परिपाटी में मैंने आपको स्पष्ट किया था कि चूंकि ये उत्तल लेंस है, तो लेंस के लिए फोकस दूरी, उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी हम किस में रखेंगे, f की वैल्यू को पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन ये हो गई। अब लेंस है तो इस तरीके का होगा और इसमें किरणें रिफ्लेक्ट करने के बाद में कहीं पे जाके मिलेंगी। तो इस साइड जब मिलेंगी और यहाँ से अगर हम एक डाइवर्जेंट ड्रॉ करें, तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये जो हम कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर रहे हैं, x एक्सिस, y एक्सिस, माइनस x एक्सिस, माइनस y एक्सिस, तो इस एरिया में जो भी कुछ मिलेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव। और किरणें यहीं एक दूसरे से मिलके काट रही हैं, तो इसका मतलब v की वैल्यू भी क्या होगी, v की वैल्यू भी प्लस में ही आएगी। तो इतना आइडिया आपको होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर किसी को लेना हो तो। हाँ चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। वीडियो ख़त्म होने के बाद में आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके पास जितने भी सोर्स हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जो भी आप यूज़ करते हैं, सब पे वीडियो को आग की तरह फैला दीजिए। बिल्कुल, है ना, मज़ा आ जाए जिससे। चलो भाई, तो क्या हमें यूज़ करना है, 1/f = 1/v - 1/u फार्मूला यूज़ करना है। v की वैल्यू, u की वैल्यू नेगेटिव में रहेगी, तो हम इसको क्या लिखेंगे, -20 सेंटीमीटर। ठीक, बोलो भाई, कोई दिक्कत किसी को, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। f की वैल्यू पॉजिटिव में रहेगी, तो इसको क्या रखेंगे, 15 सेंटीमीटर।
और v की वैल्यू पॉजिटिव होगी, लेकिन ये हमें फाइंड आउट करना है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर वैल्यू पॉजिटिव आई तो समझ लीजिए हमारा आंसर जो है वो सही है, और अगर पॉजिटिव नहीं आई तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत। दैट्स ऑल। अब चलो देखते हैं 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f की वैल्यू क्या देखी 15 सेंटीमीटर, तो 1/15 सेंटीमीटर बराबर 1/v। v हमें नहीं पता है, ज्ञात करना है। u की वैल्यू क्या है 20 सेंटीमीटर, तो 1/-20 सेंटीमीटर। ठीक, इस माइनस से ये माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो 1/15 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/v प्लस 1/20। ठीक, अगले हिस्से में क्या होगा, इसको हम पक्षांतर कर देंगे, 20 इधर आ जाएगा और 1/v इधर रह जाएगा, तो ये 1/15 माइनस 1/20 बराबर क्या हो जाएगा 1/v। यही तो होगा, है ना। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको 1/v इक्वल टू 1/15 माइनस 1/20। ठीक है, 15 और 20 का एलसीएम लेने का तरीका मैंने आपको बता रखा है। क्या बताया, बड़ी वैल्यू आप लीजिए, है ना। अगर बड़ी वैल्यू से दोनों कट रहे हैं तो ठीक है, नहीं कट रहे हैं तो 2 से गुणा करो, 2 से गुणा किया 40 हो गया, तब भी नहीं कट रहे हैं, 3 से गुणा करो कितना हो गया 60 हो गया। अब 60 15 से कटता है, 15 चौका 60 कट रहा है, 20 कटता है वो भी कट रहा है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो इसकी वैल्यू 60 आ जाएगी, 15 चौके 60 और फिर 20 तियां 60, है ना। तो 1/v इक्वल टू क्या आ गया, 1/v इक्वल टू 1/60 आ गया। 1/v इक्वल टू क्या आ गया 1/60। ठीक, यहाँ से अगर v की वैल्यू आप निकालेंगे तो आपको v बराबर क्या मिल जाएगा 60 सेंटीमीटर। v बराबर क्या मिल जाएगा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो v की वैल्यू आपको क्या मिल चुकी है 60 सेंटीमीटर। ठीक, अब बताओ, मैंने आपको बताया है कि प्रतिबिंब के स्थिति और आकार बताने के लिए, है ना, देखो अगर किरणें वास्तविकता में मिलती हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक। उत्तल लेंस है तो किरणें आपस में मिलेंगी ही मिलेंगी, आप लोग जान रहे हैं, कई बार ये कंडीशन करा चुका हूं मैं। तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक। ठीक है, वास्तविक बनने वाले प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, आप कहोगे उल्टा। ठीक, ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर करा रहा हूं, है ना। ठीक, अब पूछ रहा है आपका कि कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, कहाँ बनेगा, है ना। अब ये 60 सेंटीमीटर की दूरी है। ठीक है, चलो इसको आप जल्दी जल्दी नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाफट, फिर इसको मिटाते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, जो लोग नोट कर रहे हो फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हटाते हैं इसको। चलिए, वेरी गुड। जिन लोगों का छूट गया हो या लिखने में मिस हो गया हो, जब वीडियो खत्म हो जाए तो आप रिवर्स करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलो भाई देखते हैं। मान लीजिए आपका क्या है, लेंस है। क्या है, लेंस। अब ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे F1 और यहाँ पे 2F1, यहाँ पे F2 और यहाँ पर 2F2। ठीक है, पूछ रहा है आपसे प्रतिबिंब बनेगा कहाँ। भाई देखो, इसने F की वैल्यू क्या बताई है 15 सेंटीमीटर, F की वैल्यू 15, तो ये वैल्यू क्या होगी 30 सेंटीमीटर। वस्तु कहाँ रखी है 20 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे कहीं पे रखी हुई है वस्तु। ठीक है, कहाँ रखी हुई है 2F1 और F1 के बीच में, कहाँ रखी हुई है 2F1 और F1 के बीच में। ठीक, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा यही आपको बताना है। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो आप कहोगे, इस कंडीशन को मैं बार बार बता चुका हूँ कि यहाँ से आप जब एक लाइन सीधी डालोगे, एक लाइन सीधी डालेंगे तो ये लाइन क्या होगी, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होती हुई निकल जाएगी। ठीक है, और दूसरी लाइन जब आप ऑप्टिकल सेंटर पे डालोगे, ऑप्टिकल सेंटर पे डालेंगे तो क्या होगा, ये लाइन भी बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। तो ये दोनों कहीं इस पॉइंट पे मिलेंगी, जो कि कहाँ है, इनफाइनाइट और 2F2 के बीच में, है ना। आप वैसे भी चीज़ों को देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ की दूरी 15 है, इसकी दूरी कितनी है 30 है। प्रतिबिंब v की वैल्यू अभी कितनी निकाली है हमने, v की वैल्यू कितनी आई है 60 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है ये इसके कहीं उस पार ही बनेगा, है ना, 30 40 50 60 यहाँ कहीं बन जाएगा। ठीक, तो उस तरीके से भी आप निकाल सकते थे, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। इस तरीके से अगर आप एग्जाम में फिगर बनाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो जितना ज़्यादा आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे उतना ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर पर। ठीक है, तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब 2F2 और इनफाइनाइट के बीच में, कहाँ पर 2F2 एंड इनफाइनाइट के बीच में।
क्लियर है? तो कहाँ बन जाएगा प्रतिबिंब? 2F2 और इनफाइनाइट के बीच में प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक, सब चीज़ हो गई। हाँ, एक बच रहा है अभी, छोटा होगा या बड़ा। तो छोटे और बड़े के लिए भी मैंने बता रखा है आपको कि आप U और V में कंपैरिजन कर लेंगे, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अगर V क्या है? V किसे कहा जाता है? प्रतिबिंब को कहा जाता है। किसको? प्रतिबिंब को। U किसको कहा जाता है? वस्तु को। अब दोनों में आप देखो यार, किसकी वैल्यू बड़ी है? V की वैल्यू बड़ी है ना, तो प्रतिबिंब कैसा होगा? प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी चारों कंडीशन हो जाएंगी, इसके चारों केसेस हो जाएंगे। ठीक है, हाँ। और अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6, मानव नेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख रोगों का वर्णन करो और इसके निवारण को भी स्पष्ट करो। ठीक, अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र की सचित्र व्याख्या करो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचो। तो ये सारे क्वेश्चन आपको हमारे प्रीवियस वीडियो में मिल जाएंगे और ये थ्योरेटिकल हैं और 7-7 नंबर 4-4 नंबर के हैं, लॉन्ग हैं। तो इनको थ्योरी को एक्सप्लेन यहाँ पे करना फिर से लॉन्ग टाइम टेकन होगा। और वो वीडियोस मैंने अपने पहले की एक्सरसाइज में करवाए हुए हैं, पहले की वीडियोस में मैंने दे रखे हैं इनके सॉल्यूशन। सो जिन भाइयों ने आज टेस्ट दिया उन्होंने अब तक सॉल्यूशन कर लिया होगा अपने क्वेश्चन पेपर का, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। आपके आने वाले एग्ज़ाम में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखने वाली है। सो आप सभी इस वीडियो को एक बार 2 बार, जितनी बार आपकी इच्छा हो उतनी बार आप देख सकते हैं। कुछ स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे क्या सर कुछ टाइम बाद वीडियो को प्राइवेट कर दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होना है। वीडियोस आपकी हमेशा पब्लिक रहेंगी, कभी उन्हें प्राइवेट नहीं किया जाएगा। आप जब चाहें जितनी बार चाहें आप वीडियो को देख सकते हैं। हमारा उद्देश्य कि आप करें कुछ बेहतर, आप लाएं अच्छे नंबर, हमारा और आपका सबका नाम रोशन हो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि वीडियो को अपनी प्राइवेट कर दें। ठीक, तो डियर स्टूडेंट, आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आपने अच्छे से सोल्यूशन कर लिया होगा। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले टेस्ट में, अगले सोल्यूशन में क्लास 10th के साथ। कंपटीशन की क्लासेस भी मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ कल से। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग अभी तक बने थे हमारे चैनल में। और जो स्टूडेंट हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, जिससे हम जल्दी से जल्दी आपको लाइव क्लासेस दे सकें। ठीक, तो इन्हीं शुभ संदेशों के साथ आप सभी स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।